गुड इवनिंग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन। यह सीरीज मुख्यतः सिविल सेवा के मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर की गई है। केंद्र राज्य संबंधों को किस तरह से व्याख्यायित किया जाए और केंद्र राज्य संबंधों के बीच क्या संबंध है और वह कैसे हमारी परीक्षा में आते हैं, इसको लेकर हम सवाल शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो केंद्र और राज्य का संबंध है वह कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए भारत के संविधान में इसको लाया गया है। तो पहला ही सवाल आपके प्रारंभिक परीक्षा का हो गया कि केंद्र राज्य संबंध में जो हमारा केंद्र राज्य का संबंध है वह किस संविधान के आधार रखा गया। तो कनाडा के संविधान के को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य संबंधों को यहाँ पर व्याख्यायित करने की कोशिश की गई है। तो पहला ही सवाल आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि कनाडा के संविधान को ध्यान में रख के केंद्र राज्य संबंधों को यहाँ पर व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया है। दूसरी बात, यह जो केंद्र राज्य संबंध है, जान भाई, ये केंद्र राज्य संबंध जो है, ये केंद्र राज्य संबंध किस तरह से व्याख्यायित, ये कनाडा के संविधान को ध्यान रख के यहाँ पर व्याख्यायित किया गया है। दूसरी बात, यह केंद्र राज्य संबंध किसको ध्यान में रखकर संविधान भारत के किस पूर्ववर्ती संविधान को ध्यान में किया गया। तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें केंद्र राज्य संबंधों को व्याख्यायित किया गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने इस संविधान को दो चीज महत्वपूर्ण हो गई। कनाडा का संविधान, कनाडा। दूसरा 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इन दो प्रारूपों के आधार पर भारत में केंद्र राज्य संबंधों को व्याख्यायित किया गया है। एक सवाल आपके सिविल सर्विसेज में आ चुका है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और भारत के संविधान का कि आप तुलना करें। एक साल आ चुका है। अगली बात, जो केंद्र राज्य का विधायी, केंद्र राज्य के संबंधों में तीन संबंध है, लेजिस्लेटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं विधायी, एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसको कहेंगे हम प्रशासकीय, तीसरा फाइनेंशियल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वित्तीय। तीन तरह के संबंधों को व्याख्यायित किया गया है। जो पहला संबंध है, जो आपका लेजिस्लेटिव संबंध है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहां से हम लोग अपनी बात को स्टार्ट करते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों में जो विधायी संबंध है, विधायी संबंध, जो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप है, वह किस तरह से है और उसमें किस तरह से सवाल आपके प्रीलिम्स या मेंस में आ सकते हैं। तो अगर आप अपने संविधान के भाग 11 को देखें तो संविधान का जो भाग 11 है उसमें तीन तरह के आपको संबंध दिख रहे हैं। पहला है टेरिटोरियल, मतलब क्षेत्राधिकार।
दूसरा है सब्जेक्ट वाइज, विषयवार। अगर हम पहले समझने की कोशिश करते हैं ये टेरिटोरियल और सब्जेक्ट वाइज में क्या फर्क है। आप संविधान के अनुच्छेद 245 को अगर खोलें, if you read the article 245 of the constitution, you clearly say the extent of the law made by the parliament and the legislative। किस सीमा तक, किस सीमा तक केंद्र या राज्य कानून बना सकते हैं। तो केंद्र की जो सीमा कहां तक है और राज्य की सीमा कहां तक है। तो अगर आप देखें तो इसमें इसका ओपनिंग वर्ड क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यह सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस संविधान की जो यह सब्जेक्ट मतलब क्या हो गया कि संविधान के अनुच्छेदों के तहत यह जो अनुच्छेद 245 है, जो आर्टिकल 245 है, यह पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है, यह संविधान के अनुच्छेदों के तहत बाध्य है। तो पहली चीज क्या हो गई, क्या आर्टिकल 245 के तहत विधायी संबंध या कानून बनाना पूरी तरह एब्सोल्यूट है। आंसर क्या होगा, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट क्यों नहीं है, यह संविधान के उपबंधों के अधीन है। जब हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि संविधान के उपबंधों के अधीन यह किस तरह से है। तो आर्टिकल 245 में बोलता है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन पार्लियामेंट पूरे भारत के लिए या उसके एक भाग के लिए, और स्टेट अपने पूरे राज्य के लिए या राज्य के किसी एक भाग के लिए। यूनियन के साथ क्या हो गया, आइदर फुल और पार्ट। Same for the state, either full और part। इसका मतलब क्या हो गया कि जो केंद्र है, यह केंद्र कानून बना सकता है या तो पूरे भारत के लिए या भारत के किसी एक भाग के लिए। राज्य कानून बना सकता है या तो पूरे राज्य के लिए या राज्य के किसी एक भाग के लिए। तो केंद्र और राज्य के संबंधों को अगर समझना हो तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि केंद्र और राज्य के संबंधों में जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, यह किस तरह से व्याख्यायित होती है। तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है केंद्र और राज्य के संबंध में, अगर क्षेत्राधिकार के संबंध में देखा जाए तो केंद्र पूरे देश में या देश के किसी एक भाग में, राज्य अपने राज्य में राज्य के किसी एक भाग में कानून बना सकता है। जो देश के बाहर कानून बनाना, दूसरी पार्ट, देश के बाहर के बारे में कानून बनाना। अगर कोई भी कानून देश के बाहर के लोगों के बारे में बनाया जाता है तो वह कानून इसलिए शून्य घोषित नहीं होगा कि उसके पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है। नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extra territorial operation। हिंदी में क्या है, संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा। सीधी बात क्या हो गई, पार्लियामेंट के पास देश के बाहर अपने लोगों के बारे में कानून बनाने की सुविधा है, यह सुविधा राज्य सरकार के पास नहीं है। आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि कोई आदमी यहां से फ्रांस चला गया, उसकी एक पत्नी भारत में है, वह फ्रांस में दूसरा विवाह कर लेता है, तो जो बाइगमी का रूल है वह उस व्यक्ति पर इसके बावजूद भी लगेगा कि वह व्यक्ति फ्रांस में जाकर उसने वह कृत्य किया। तो जो
जो अपने लोगों के बारे में देश के बाहर कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें अधिकार सिर्फ किसके पास है? उसके पास अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है, और किसी के पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। अब हम एक सवाल बनाते हैं प्रीलिम्स का। अब देखिए, एक सवाल बनाता हूं प्रीलिम्स का। सब ये सवाल बनाते हैं क्षेत्राधिकार के कानून को लेकर। केंद्र राज्य संबंधों के बारे में कौन से तथ्य सही हैं? ए, केंद्र पूरे देश के बारे में कानून बना सकता है। बी, राज्य क्षेत्र के बारे में कानून बना सकता है। सी, देश के बाहर कानून, देश के बाहर अपने लोगों के बारे में, अपने लोगों और उनकी संपत्तियों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। डी, राज्य अपने निवासियों के बारे में देश के बाहर भी कानून बना सकता है। ये कानून बना सकता है। इसका आंसर इसके बारे में आंसर देखिए, केंद्र और राज्य के बारे में कानून किस तरह से बनाए जा रहे हैं। अगर आप देखें, अगर केंद्र और राज्य के बारे में कानून किस तरह से बनाए जा सकते हैं। अब सवाल क्या हो गया? सवाल है कि केंद्र और राज्य किस तरह से कानून बना सकते हैं। ए, केंद्र पूरे देश के बारे में कानून बना सकता है। बी, राज्य अपने राज्य क्षेत्र के बारे में कानून बना सकता है। सी, केंद्र अपने निवासियों और उनकी संपत्तियों के बारे में देश के बाहर भी कानून बना सकता है। डी, राज्य अपने क्षेत्र के निवासियों के बारे में देश के बाहर कानून बना सकता है। अब डी आंसर यहां पर रॉन्ग है। आंसर डी इज रॉन्ग हियर। आंसर डी जो है वह यहां पर कार्य नहीं कर रहा है। तो उत्तर क्या हो? उत्तर वो सवाल कैसे फ्रेम करेंगे? जब वो आपको आंसर करेंगे तो बोलेंगे आंसर क्या है, कौन कौन सा आंसर सही है? 1 ओनली ए, बी, ए बी, सी, ए बी सी, डी, ए बी सी डी। तो आंसर क्या सही होगा? ये वाला सही होगा। आंसर कौन सही होगा? आंसर सही होगा ए बी सी। लोगों कमेंट नहीं दिख रहा है, लोगों कमेंट नहीं दिख रहा है। आंसर क्या होगा? ए बी सी। आंसर क्या सही होगा? ए बी सी। यू गॉट इट? यस, ए बी सी। डी ऑप्शन सही नहीं होगा। ओनली ऑप्शन ए बी सी विल बी राइट। डी सही क्यों नहीं होगा? नहीं अभिषेक अवस्थी, आप गलत कर रहे हैं। नहीं, सही होगा ए बी सी। देखिए सवाल क्या था, केंद्र और राज्य के बारे में कानून बनाने में क्या सही है? ऑप्शन ए, केंद्र पूरे देश में कानून बना सकता है। बी, राज्य अपने राज्य क्षेत्र के बारे में कानून बना सकता है। सी, केंद्र अपने निवासियों और उनकी संपत्तियों के बारे में देश के बाहर भी कानून बना सकता है। डी, केंद्र राज्य अपने निवासियों के बाहर देश के बाहर कानून बना सकता है। जो डी है वो रॉन्ग होगा। आंसर ए बी सी, ऑप्शन सी इज राइट। तो फर्स्ट इश्यू इज क्लियर कि टेरिटोरियल एग्जाम। अब हम आते हैं दूसरा सब्जेक्ट।
पहला हो गया आर्टिकल 245 जो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से टेरिटोरियल एजेंट आता है। लेकिन आर्टिकल 245 जो है वह सब्सटेंटिव लॉ है, जो सब्सटेंटिव लॉ है, मेकिंग पावर है, जो इमिंसिपेट करता है, लेकिन इसका जुडिशियल रिव्यू जस्टिफाइड है। अगला सवाल, क्या क्या केंद्र के द्वारा बनाए कानून का न्यायिक पुनरावलोकन संभव है? क्या केंद्र के द्वारा बनाए कानून का न्यायिक पुनरावलोकन संभव है? संभव है। तो संभव है। अगर आर्टिकल 245 पढ़ें, व्हाट इज द ओपनिंग वर्ड्स? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस शब्द के कारण क्या हो रहा है कि केंद्र के द्वारा अनुच्छेद 245 का इस्तेमाल करके बनाए गए किसी भी कानून का न्यायिक पुनरावलोकन संभव है। अब उसी सवाल को हम फिर से फ्रेम करते हैं। केंद्र राज्य संबंधों के बारे में क्या शब्द है? ए, केंद्र कानून पूरे देश के बारे में बना सकता है। बी, राज्य अपने क्षेत्र में कानून बना सकता है। सी, बनाए गए कानून का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। डी, न्यायिक पुनरावलोकन संभव नहीं है। नहीं हो सकता। क्या दो चीज हो गई? न्यायिक पुनरावलोकन संभव है या संभव नहीं है। जो कानून बनाया जा रहा है उस कानून का न्यायिक पुनरावलोकन संभव है नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर, ओनली मेकिंग दिस कॉन्सेप्ट इन द पिक्चर, द क्वेश्चन हैज बीन क्रिएटेड कि केंद्र कानून पूरे देश के बारे में बना सकता है। यस, राइट। राज्य अपने राज्य क्षेत्र में, यस, राइट। बनाए गए कानून का न्यायिक पुनरावलोकन संभव है। यस, संभव है। डी, न्यायिक पुनरावलोकन संभव नहीं है। संभव, ये जो डी वाला पार्ट है, यह पार्ट आपका रॉन्ग हो गया। अब हम आर्टिकल 245 और आर्टिकल 246 दोनों एक साथ देखते हैं। 245 क्या है? टेरिटोरियल। 246 क्या है? सब्जेक्ट वाइज। तो जो आर्टिकल 246 है वो बात करता है कि किस तरह से पार्लियामेंट में कानून और बना सकते। तो जो 246 बात करता है लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में 3 लिस्टें बनी हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। अब आप लोग अपना खोल के अब देखिए कि लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 क्या है। लिस्ट 1 में कितने हैं? 97 सब्जेक्ट्स। लिस्ट 2 में कितने सब्जेक्ट हैं? 66 सब्जेक्ट। लिस्ट 3 में कितने सब्जेक्ट हैं? 47 सब्जेक्ट। तो 3 लिस्ट हो गई, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। इसका मतलब क्या हो गया? इन 3 लिस्टों पर कानून बनाने का अधिकार किसके किसके पास है। लिस्ट 1 क्या है? लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 क्या हो गई? स्टेट लिस्ट। लिस्ट 3 क्या हो गई? कॉन्करेंट लिस्ट। अब आप लोग खोल के अपना बेरक देखें जिसमें आपको 7th शेड्यूल में तीनों लिस्ट आपको दिख रही हैं। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 आप देख लें, उसमें साफ साफ आपको दिख जाएगी। अब आप इन तीनों लिस्टों को देखो, तीनों लिस्टों में कानून बनाने के पावर किसके किसके पास है।
जो लिस्ट 1 है, यूनियन लिस्ट, सेंटर। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, स्टेट। और लिस्ट 3 कॉन्करेंट, बोथ। अब सवाल प्रीलिम्स का क्या बन रहा है, एक आसान सा सवाल बनाते हैं प्रीलिम्स का। 7वीं अनुसूची में कानून कैसे बनते हैं? ए, यूनियन लिस्ट, यूनियन बनाता है। बी, स्टेट लिस्ट, स्टेट बनाता है। सी, कॉन्करेंट लिस्ट, दोनों बनाते हैं। डी, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन बनाता है। यह बहुत आसान सवाल है, ऐसा सवाल यूपीएससी में नहीं आएगा। स्टेट सर्विसेज में आने की संभावना है कि 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हो गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट में है यूनियन सवाल बनाता है, स्टेट लिस्ट पर स्टेट बनाता है और कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों बनाते हैं। तो डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यह आसान सवाल है, हम थोड़ा कठिन सवाल पर पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। अगला, जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें टैक्सेशन से संबंधित कुछ नहीं है, टैक्सेशन से संबंधित कुछ नहीं है। यह सवाल टफ हो गया कि जो टैक्सेशन का प्रोविजन है उसमें स्टेट लिस्ट में कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एंट्री नंबर 35 एंड एंट्री नंबर 44। अब आप इस खोल के अपने बैरक में देखिए। पहला इशू क्या हो गया कि हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेशन से नो टैक्सेशन प्रोविजन है, लेकिन एंट्री नंबर 34, एंट्री नंबर 35 और एंट्री नंबर 44, अगर आप इन दो एंट्रीज को देखिए तो दोनों एंट्रीज में एक में है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, एंट्री नंबर 35 में है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। एंट्री 35 इसमें क्या है? प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। 44 में क्या है? स्टैंप ड्यूटी। अब देखिए 3 फैक्ट आपके पास आ गए। लिस्ट 3 में कोई टैक्सेशन का प्रोविजन नहीं है, लेकिन एंट्री नंबर 3 में प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन है, 44 में स्टैंप ड्यूटी है। इन तीनों तथ्यों को मिला के मैं सवाल बनाता हूं। समवर्ती सूची के बारे में क्या तथ्य सही है? समवर्ती सूची के बारे में क्या तथ्य सही है? ए, कोई टैक्सेशन प्रोविजन नहीं है। बी, टैक्सेशन प्रोविजन भी है। सी, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन का प्रोविजन है। डी, स्टैंप ड्यूटी का प्रोविजन है। अब देखिए अब आप 4 तथ्य ए बी सी डी, अगर आप 4 तथ्य देखिए वो चारों तथ्य एक दूसरे को काउंटर कर, ये सिविल सर्विसेज का परफेक्ट आंसर क्वेश्चन है।
इट इज ए परफेक्ट क्वेश्चन ऑफ द सिविल सर्विसेज। समवर्ती सूची के बारे में क्या तथ्य सही है? ऑप्शन ए, समवर्ती सूची में कोई टैक्सेशन प्रोविजन नहीं है। ऑप्शन बी, टैक्सेशन, समवर्ती सूची में टैक्सेशन का प्रोविजन भी है। सी, समवर्ती सूची में प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन का प्रोविजन है। डी, स्टैंप ड्यूटी का प्रोविजन है। आंसर क्या होगा? ए, सी, डी। सिर्फ रॉन्ग होगा बी। जो एक ओपिनियन इस इंटरप्रेट के बाद डेवलप होती है वह यह होती है कि समवर्ती सूची में कोई टैक्सेशन का प्रोविजन नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन है और स्टैंप ड्यूटी है। अब आप जरा आप 7th शेड्यूल का आप खोल कर देखिए, आपको क्लियर हो जाए। ओपन करिए एंट्री 35, यू ओपन एंट्री 35 ऑफ द 7th शेड्यूल। mechanically propelled vehicle including the principle on which taxes on such vehicles ought to be levied. And 44th, stamp duties other than duties or fees collected by means of judicial stamps but not including rates of stamp duty. यह दोनों हार्ड कोर टैक्सेशन प्रोविजन की ओर नहीं जाते हैं, इसलिए जो जया शुक्ला का आंसर है वह आंसर ठीक है। जो कोई टैक्सेशन प्रोविजन नहीं है, कोई टैक्सेशन प्रोविजन नहीं है, टैक्सेशन प्रोविजन भी है, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन का प्रोविजन है 35 में, स्टैंप ड्यूटी का। अब इसकी लैंग्वेज जो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आउटकम यही आएगा। एनी कंफ्यूजन? जिसको कोई दिक्कत हो आप लिखते जाइए। आई विल आंसर योर क्वेरी विच एवर यू हैव। तो आर्टिकल 245 में हमने दूसरा, अभी तक हम लोग पहुंचे हैं सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि इनके पति की संविधान के अंदर किस तरह के टेरिटोरियल वाइज और सब्जेक्ट वाइज प्रोविजंस आते हैं। अब आते हैं हम इसके थर्ड कॉन्सेप्ट पे। जो हमारा आर्टिकल 246 है, यह उस विषय का उल्लेख करता है जिस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। जो आर्टिकल 246 जो उन विषयों का उल्लेख करता है जिन पर केंद्र तथा राज्य सरकारें कानून बनाने का अधिकार रखती हैं। फिर क्या बोलता है ये कि जो 7वीं अनुसूची बनाई गई है, इस 7वीं अनुसूची में विषयों का वर्णन किया गया है। संघ सूची के विषय पर संघ कानून बनाएगा, राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और अगर हम आर्टिकल 246(3) पढ़ें तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य को राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर कानून बनाने का एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है। If you read the Article 246(3), the conclusion क्या ड्राइव हो रहा है कि प्रत्येक राज्य को राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने का एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है। अगर हम राज्य सूची के विषय को विश्लेषित करें तो राज्य सूची के विषय में जो सार्वजनिक महत्व के विषय, सार्वजनिक व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय प्रशासन है, स्थानीय स्वशासन है, कृषि है, सिंचाई है, इसका जिक्र किया गया है। जो समवर्ती सूची, हम जरा से समय लगाते हैं समवर्ती सूची पर कि समवर्ती सूची किस तरह से काम करती है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि समवर्ती सूची किस तरह से कार्य करती है। जो समवर्ती सूची पर विषय है, इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का है। अगर हम इस सूची को देखें, इस सूची में जो विषय हैं वह विषय किस तरह के हैं। अगर हम इसको पढ़ने की कोशिश करें तो संपूर्ण देश में विधि की एकरूपता, संपूर्ण देश में विधि की एकरूपता से संबंधित विषय इस समवर्ती सूची में आपको देखने को मिलते हैं। तो जो समवर्ती सूची का विषय है उस पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अधिमानता किसके पास है? केंद्र के पास।
पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ? समवर्ती सूची। उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र राज्य दोनों का है, लेकिन अधिमानता किसके पास है? अधिमानता केंद्र के पास है। अगर केंद्र और राज्य के बीच किसी भी मामले का विभेद उत्पन्न होता है, अगर केंद्र और राज्य के बीच केंद्र वर्सेस राज्य, अगर सेंटर वर्सेस स्टेट होता है, तो उस अवस्था में केंद्र का कानून मान्य होगा। अगर केंद्र और राज्य के बीच कोई संघर्ष होता है तो केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य का कानून नहीं मान्य होगा। इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप मीन्स में आंसर लिखेंगे कि केंद्राभिमुख, हमारा संविधान केंद्राभिमुख है, तो आप इसका जिक्र करेंगे कि समवर्ती सूची में बनाए गए कानून में अगर केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष होता है तो केंद्र का कानून मान्य होता है। इसका अपवाद क्या है? देखिए, सवाल सिविल सर्विसेज का ये आएगा, अपवाद, एक्सेप्शन। इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन क्या है? आयश खान, अभी हम रेजिड्यू पावर पे नहीं आए हैं, उस पर हम इसके बाद आते हैं। इसका अपवाद क्या है? इसका एक्सेप्शन क्या है? अगर इसका अपवाद क्या है? अगर समवर्ती सूची में बनाए गए, अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बनाया जाए और राज्य का विधानमंडल उस विषय पर कानून बनाकर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर लेता है, तब वह कानून केंद्र के कानून पर प्रभावी होगा। अपवाद क्या हो गया? अपवाद क्या हो गया? राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त कर लेना। अगर समवर्ती सूची पर कोई कानून बनाया जाए, उसी विषय पर केंद्र भी कानून बनाए, राज्य भी कानून बनावे, और अगर राष्ट्रपति की अनुशंसा राज्य प्राप्त कर लेता है तो राज्य द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा और संसद के द्वारा बनाया गया कानून अमान्य होगा। इसमें एक और तथ्य है, और आगे क्या है? इन सब के बावजूद संसद कोई भी कानून बनाकर उसको अंतिम रूप दे सकती है। इसका मतलब क्या हो गया कि समवर्ती सूची पर कानून बनाया गया, उसमें केंद्र का भी कानून है, राज्य का भी कानून है, और राज्य के कानून को राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त है, उसके बावजूद भी उसके बाद केंद्र कानून बनाकर उसको सॉल्व कर सकता है। अगर आप 244 सब सेक्शन 2 पढ़ें, आपको यह क्लियर हो जाएगा कि जो उसका प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल prevent parliament from enacting any law with respect to same matter, including a law adding to, amending, verifying and repealing the law so made by the legislature of the state। अब इसमें हम सवाल बनाते हैं। समवर्ती सूची के बारे में क्या क्या तथ्य सही है? ए, समवर्ती सूची में केंद्र राज्य के संबंधों के बारे में क्या सही है? संघर्ष की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होगा। केंद्र का कानून प्रभावी। बी, संघर्ष की स्थिति में राज्य का कानून प्रभावी। सी, अगर राष्ट्रपति की अनुशंसा
राज्य के कानून को प्राप्त है, तब वह प्रभावी। डी, राष्ट्रपति के अनुशंसा के बावजूद केंद्र कानून बनाकर उसे निरस्त कर सकता है। देखिए, ए बी सी डी चारों बातें अभी मैंने बोली हैं। ए क्या हो गया कि संघर्ष की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी। बी, संघर्ष की स्थिति में राज्य का कानून प्रभावी। सी, अगर राष्ट्रपति की अनुशंसा राज्य के कानून को प्राप्त है तो वह प्रभावी। डी, राष्ट्रपति की अनुशंसा के बावजूद केंद्र कानून बनाकर उसे निरस्त कर सकता है। पता है इसमें क्या सही होगा? टेल मी व्हाट इज राइट। संघर्ष की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी, यस राइट। संघर्ष की स्थिति में राज्य का कानून प्रभावी नहीं, गलत है। अगर राष्ट्रपति के अनुशंसा राज्य के कानून को प्राप्त है तब वो प्रभावी हो सकता है, सही है। राष्ट्रपति के अनुशंसा के बावजूद केंद्र कानून बनाकर उसको निरस्त कर सकता है। तो इसमें गलत क्या है? सिर्फ बी गलत है। ओनली बी इज रॉन्ग और राइट। रेसिडुअरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां। रेसिडुअरी पावर किसके पास है? अगर आप संविधान का अनुच्छेद 248(1) पढ़ें तो साफ साफ कहता है कि जो भी मैटर लिखे नहीं गए हैं स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में, वो सारे के सारे जो यहां पर नहीं, जो न तो यहां पर है और न तो यहां पर है, जो दोनों जगह नहीं है, वो किसके पास चले गए? सेंटर के पास चले गए। यह किससे लिया गया है? यह 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या था? जो रेसिडुअरी पावर था वो किसके पास था? गवर्नर जनरल के पास था। जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें रेसिडुअरी पावर गवर्नर जनरल के पास था। इस समय पर आ गया, इस समय रेसिडुअरी पावर आ गया किसके पास आ गया? यूनियन के पास आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट इशू पे, केंद्र का हस्तक्षेप। केंद्र वह कौन कौन से प्रावधान हैं जो राज्य की विधायी शक्ति में केंद्र का हस्तक्षेप प्रदान करते हैं? वह कौन कौन से विधायी प्रावधान हैं? वह कौन कौन से विधायी प्रावधान हैं जो राज्य के मामले में केंद्र को हस्तक्षेप का अधिकार देते हैं? वह कौन कौन से विधायी प्रावधान है जो राज्य के मामले में केंद्र को हस्तक्षेप का अधिकार देते हैं? हम पहले ही डील करते हैं आर्टिकल 245, अनुच्छेद 249। अब अनुच्छेद 249 को पढ़ते समय आपको 4 शब्द याद करने चाहिए। 4 शब्दों को आपको याद करना होगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ आर्टिकल 249।
इन्हीं इंपॉर्टेंट वर्ड से सवाल आपके बनना सवाल होंगे। ए काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बी 2/3 majority, सी लिमिटेड पीरियड, डी स्टेट लिस्ट। अगर आर्टिकल 249 को आप समझें तो आपको 4 शब्द दिखेंगे। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा का एक प्रस्ताव पास करे, सपोर्ट हो नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। और यह लॉ जो बनाया जाएगा यह एक सीमित सीमा का होगा, नॉट एक्सटेंडिंग 1 ईयर। और राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। अगर ये आपको चारों तथ्य याद नहीं आएंगे, सवाल आपका यूपीएससी का गलत हो जाएगा। अगर ये चारों तथ्य आपको याद नहीं आएंगे तो यूपीएससी का सवाल आपका गलत हो जाएगा। क्यों? यह सवाल बनाते समय इन चारों तथ्यों का समावेश निश्चित रूप से करेंगे। तो आर्टिकल 249 कहता है कि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3, एक चीज और, नेशनल इंटरेस्ट। अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि राज्य सूची के विषय में केंद्र कानून बनाए, राज्य सूची के विषय में केंद्र कानून बनाए, राज्य सूची के विषय में केंद्र कानून बनाए। तो अब केंद्र राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है, लेकिन इस तरह किया गया जो कानून है वह 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा और 1 वर्ष से ज्यादा प्रभावित नहीं हो सकता है। और जो इसका सब सेक्शन सी है बोलता है कि यह 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा जब आफ्टर द रेजोल्यूशन है सीज टू बी फोर्स, जब रेजोल्यूशन का टाइम खत्म होगा तब मैक्सिमम 6 months मोर। देख लिया इसको, जस्ट रीड इट। जस्ट रीड इट। जस्ट रीड इट। कि जो संविधान में कॉन्सेप्ट बनाया गया है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम क्या कह रहे हैं कि अनुच्छेद 249 5 चीजों को साथ में रखता है। पहला, काउंसिल ऑफ स्टेट जो राज्यसभा है वह 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास करे। Yes, I'm explaining. जो राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास करे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बनावे, तब ऐसे समय पर केंद्र राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बना सकता है, लेकिन वह कानून सिर्फ 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा। और जो यह कानून बनाया जाएगा, जो एक रेजोल्यूशन राज्यसभा पास करेगी, उस रेजोल्यूशन के द्वारा बनाया गया कानून उस सीमा को खत्म होने के पश्चात मात्र 6 महीने तक और चल सकेगा। या आप इसको फिर समझिए कि कानून कब तक प्रभावी होगा। इसको और करते हैं, कानून
कब तक प्रभावी होगा। अब इसी बात को एड्रेस करते हैं कि वह कानून कब तक प्रभावी होगा। यह कानून प्रभावी कब तक होगा? जो रिजोल्यूशन पास किया जाएगा उस रिजोल्यूशन का टाइम से 1 साल का समय होता है। कि अगर आप 249 का अगर आप पढ़िए तो वह होगा कि जो जो कानून बनेगा वह 1 वर्ष के लिए होगा, लेकिन जो कानून पार्लियामेंट बनाएगी उसके उस रिजोल्यूशन के आधार पर वह अपनी अपने अस्तित्व को खो देगा ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द रेजोल्यूशन हैज टू बी इन फोर्स। वह रेजोल्यूशन जितने दिन के लिए फोर्स में है उसमें 6 महीने और ऐड होगा। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? ठीक है, अगर आप इसको पूरा नहीं समझ पाएंगे यूपीएससी का सवाल गलत हो जाएगा। अनलेस अंटिल यू अंडरस्टूड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट यह सवाल सही नहीं हो सकता है। इस सवाल के सही होने का एक ही रास्ता है, आप इसको पूरी तरह से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ए राज्यसभा, बी 2/3 मेजॉरिटी, सी स्टेट लिस्ट, डी लिमिटेड टाइम, ई नेशनल इंटरेस्ट, एफ 6 months आफ्टर द लाइफ ऑफ रिजोल्यूशन। अगर इसमें से एक भी पॉइंट आपसे मिस हो रहा है तो यह सवाल सही नहीं होगा। यू नीड टू कंट्रोल ऑल पॉइंट्स। किसी राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न के लिए आवश्यक है कि केंद्र राज्यसभा राज्यसभा 2/3 उपस्थित सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पास करे कि केंद्र इस विषय पर कानून बनाए। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है, लेकिन उस कानून की अवधि अधिकतम 1 वर्ष की होगी। और जो राज्यसभा का प्रस्ताव पास होता है उस प्रस्ताव के अस्तित्व होने के खत्म होने के बाद मात्र 6 महीने और तक वह कानून चल सकता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हुआ या क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हो रहा है? एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट? किसी को समझ नहीं आ रहा है? यस, राइट ऑन द चैट। लिख लिया इसको? लिख लिया? लिखिए। ये क्या है? लिख लिया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द नेक्स्ट इशू। दूसरा क्या है? आर्टिकल 250 नहीं हो रहा है। आर्टिकल 250 दूसरा क्या रहा है कि आपात की उद्घोषणा के समय राज्य सूची के विषय पर
केंद्र कानून बना सकता है। इमरजेंसी के समय में केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। तीसरा, आर्टिकल 252, दो या दो से अधिक राज्य इस आशय का प्रस्ताव पास कर दें कि केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए। ठीक है, दो या दो से अधिक राज्य इस आशय का प्रस्ताव पास कर दें कि केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए। तो तीन क्या हो गया? आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252। तीन महत्वपूर्ण हो गए जो बताते हैं कि कब। अब इन्हीं तीनों को मिक्स करके मैं एक सवाल बनाता हूं। आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252, तीनों को मिक्स करके सवाल बनाता हूं मैं। सवाल क्या है? राज्य सूची के विषय पर केंद्र कब कानून बना सकता है? ए, यदि राज्यसभा प्रस्ताव पास कर दे। बी, यदि लोकसभा प्रस्ताव पास कर दे। सी, यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों प्रस्ताव पास कर दें। डी, केंद्र कभी भी कानून बना सकता है। ये सवाल पीसेस का, आइस का नहीं है। केंद्र राज्य सूची के विषय में कब कानून बना सकता है? ए, यदि ये क्या हो गया? यदि राज्यसभा प्रस्ताव पास कर दे। बी, यदि लोकसभा प्रस्ताव पास कर दे। सी, यदि लोकसभा और राज्यसभा प्रस्ताव पास कर दे। डी, केंद्र कभी भी कानून बना सकता है। गॉट इट? सिंपल सा है। सिंपल सा क्या है कि जब राज्यसभा 2/3 बहुमत के साथ प्रस्ताव पास कर दे। अगला सवाल, राज्य सूची के विषय पर केंद्र कब कानून बना सकता है? ए, राज्यसभा प्रस्ताव पास करे। बी, आपात की उद्घोषणा हुई हो। सी, दो या दो से अधिक राज्य की विधानसभा प्रस्ताव पास कर दें। डी, राष्ट्रपति कभी भी
आपात की स्थिति में राज्य सूची पर कानून बना सकता है। अब आपस 4 ऑप्शन आ गए। ऑप्शन ए, राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। बी, आपात की घोषणा हुई हो। सी, 2 या 2 से अधिक राज्य के विधानसभा प्रस्ताव पास कर दें। डी, राष्ट्रपति कभी भी आपात की स्थिति में राज्य सूची पर कानून बना सकता है। ऑप्शन डी इज रॉन्ग। तो जो आपका वो सवाल बनाएंगे वह ABCD करके आपको वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। गॉट इट? समझ आ गया? नेक्स्ट, अगर किसी अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी को इंप्लीमेंट करना हो तो उस समय कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। अगर किसी इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करना हो तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वह पार्लियामेंट के रास्ते में नहीं आता है, और पार्लियामेंट जो है राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी और कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करना हो जो डिवीजन ऑफ पावर है वह रास्ते में बाधा उत्पन्न नहीं करती है और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, उस इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट करना है, तो इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के पार्लियामेंट के पास पावर है टू लेजिस्लेट, और जो केंद्र राज्य संबंधों के बीच एक विभाजन की रेखा है वह कार्य नहीं करती है, और राज्य सूची के संदर्भ पे वह कानून बनाया जा सकता है। ऐसा कानून पहले बन भी चुका है। कौन कौन बने हैं? एंटी हाईजैकिंग एक्ट, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982, यूनाइटेड नेशंस Privileges and Immunities एक्ट 1947। तो इन तीन परिस्थितियों इस परिस्थिति में कानून बनाया जा सकता है। जब आर्टिकल 356 लगता है, आर्टिकल 356, फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के समय जब होता है तो प्रेसिडेंट जब फेल्योर ऑफ मशीनरी डिक्लेयर करता है, जो पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है वह एक्सरसाइज होता है अंडर अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, अंडर अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो जब आर्टिकल 356 लगता है
जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होती है तो अंडर अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उस पर कानून होता है। ये कंफ्यूजन इसलिए आता है कि जो सवाल बनाते हैं वो कर देते हैं कि प्रेसिडेंट के पास पावर है या पार्लियामेंट के पास, क्योंकि इसका नाम कहते हैं पॉपुलरली कहा जाता है प्रेसिडेंट लॉ, इसे लोगों को कई बार लगता है पावर प्रेसिडेंट पास है, लेकिन होती है पावर पार्लियामेंट के पास। तो कंक्लूजन क्या हो गया कि जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल्योर होता है उस समय जो कानून बनता है उस कानून को बनाने का जो राइट है वह राइट किसके पास होता है, वह राइट होता है पार्लियामेंट के पास। अब मैं इस पर सवाल बनाता हूं, इस पर एक हम बनाते हैं। केंद्र का राज्य सूची पर कानून बनाने के अधिकार पर क्या सत्य है? ठीक है, केंद्र का राज्य सूची पर कानून बनाने के बारे में क्या सत्य है? ए, राज्य सभा अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे। बी, राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे। बी, आपातकाल की घोषणा हो। सी, 2 या 2 से अधिक राज्य इस आशय का प्रस्ताव पास करें। डी, किसी अंतरराष्ट्रीय करार के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। अब केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के अधिकार क्या सत्य है? ए, राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे। बी, आपातकाल की उद्घोषणा हो। सी, 2 या 2 से अधिक राज्य इस आशय का प्रस्ताव पास कर दे। डी, किसी अंतरराष्ट्रीय करार के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। यह चारों ऑप्शन सही है। देखिए, आपके प्रीलिम्स की और मेंस की दोनों की तैयारियां एक साथ चल रही हैं। दो के दोनों का जो सवाल जवाब है वह एक ही तरह से आता है। तो एक ही तरह की अगर आप बात एक बार समझ ले गए तो ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी और कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इस केंद्र राज्य संबंधों के साथ एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट करते हैं कि जो हमारा फॉर्म लॉ पास हुआ है, जो हमारा फॉर्म बिल है, अब ये हम इस लेजिस्लेटिव पावर को हम ऑलमोस्ट समझ चुके हैं। इस लेजिस्लेटिव पावर को समझने के बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा एक किसान बिल पास हुआ है उस किसान बिल की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ फार्म बिल। जो हमारा किसान बिल पास हुआ है इस किसान बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। अब हम यह एक एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं वह चुनौती किन किन आधारों पर दी गई है। 1, एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट।
एग्रीकल्चर एक राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास नहीं है। तो क्या हो गया? पार्लियामेंट नॉट कॉम्पिटेंट, पार्लियामेंट नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक लॉ। पहला पॉइंट क्या हो गया? एग्रीकल्चर राज्य सूची का विषय है, इसलिए पार्लियामेंट इस बात के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए। इसके अलावा कई और फंडामेंटल इश्यूज हैं, मोर फंडामेंटल इश्यूज आते हैं। Besides, there are more fundamental issues out there. More fundamental issues. तो पहला इशू आ गया कि चूंकि कृषि राज्य सूची का विषय है, इसलिए उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास नहीं है। उसके बाद और कई फंडामेंटल इश्यूज उनके सामने आ रहे हैं। एक फंडामेंटल इशू क्या रहा है जो चैलेंज किया गया है कि राज्यसभा में रिकॉर्डिंग ऑफ वोट नहीं हुआ है, डिवीजन ऑफ वोट, डिवीजन ऑफ वोट। राज्यसभा में डिवीजन ऑफ वोट नहीं हुआ है। जो फॉर्म बिल राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, तो उस फॉर्म बिल में राज्यसभा में जो कार्य किया गया वह रूल्स ऑफ हाउस के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। वह रूल रिक्वायर क्या करता है? वह रूल की रिक्वायरमेंट क्या है कि चेयर इस बात का आदेश करे कि रिकॉर्डिंग ऑफ वोट हो, डिवीजन ऑफ वोट हो बाय मेंबर्स इवन व्हेन वन मेंबर्स डिमांड्स टू इट। जो पहली बात जो बात कही जा रही है कि राज्यसभा में वह कार्य नहीं किया गया। कार्य क्या था कि डिवीजन ऑफ वोट होना चाहिए। अगर एक सदस्य भी डिवीजन ऑफ वोट की मांग करता है तो डिवीजन ऑफ वोट होना चाहिए, लेकिन डिवीजन ऑफ वोट नहीं हुआ है। तो डिवीजन ऑफ वोट के एब्सेंस में, डिवीजन ऑफ वोट के एब्सेंस में आप कह सकते हो कि जो एक डेमोक्रेटिक पैटर्न है वह फॉलो नहीं हुआ है। तो कैसे किया गया? उन्होंने किया है वॉइस वोट से, वॉइस वोट, ध्वनि मत। इन प्लेस ऑफ डिवीजन ऑफ वोट इट हैज बीन डन वाया वॉइस वोट, कि उन्होंने ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को पास किया है। यह एक रिकॉग्नाइज नहीं है, यह वायोलेशन ऑफ हाउस रूल्स है। वॉइस वोट मतलब क्या है? वायोलेशन ऑफ हाउस, वायोलेशन ऑफ हाउस रूल, वायोलेशन ऑफ हाउस रूल किया गया। जो आर्टिकल 100 है, वायोलेशन ऑफ हाउस रूल किस हो रहा है? आर्टिकल 100 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वायोलेशन ऑफ हाउस में आर्टिकल 100 कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ऑल क्वेश्चंस एट एनी सिटिंग of either house shall be determined by majority vote of members present and voting। तो आर्टिकल 20 बात करता है मेजॉरिटी वोट का, मेजॉरिटी वोट। अब यह मेजॉरिटी वोट कैसे आएगा? हाउ वी कैन गेट द मेजॉरिटी वोट? तो आर्टिकल 100 बात करता है, आर्टिकल 100 बात करता है मेजॉरिटी वोट का। यह मेजॉरिटी वोट कैसे आएगा? जब लोग वोट देंगे। तो जो वॉइस वोट है, क्या वो मेजॉरिटी वोट है या नहीं है? वॉइस वोट इज मेजॉरिटी वोट और नॉट। यह एक इशू है कि वॉइस वोट जो है वह मेजॉरिटी वोट है या नहीं है। यह एक इशू एग्जामिन किया जाएगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन
does not recognize voice. Constitution does not recognize voice vote. कॉन्स्टिट्यूशन वॉइस वोट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन वॉइस वोट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो इशू क्या हो गया? वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आर्टिकल 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वह जुडिशियल रिव्यू से पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप आर्टिकल 122 आप पढ़ें तो वह जुडिशियल रिव्यू से पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जो आर्टिकल 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वह जुडिशियल रिव्यू से पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन यह जो आर्टिकल 122 है यह कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन से प्रोटेक्ट नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन से प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो आर्टिकल 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसको आप खोल के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आर्टिकल 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इनके पास अपने कुछ अधिकार हैं। लेकिन यह जो आर्टिकल 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो बात करता है कि कोर्ट्स कैन नॉट इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल 122 बोलता है कि कोर्ट्स कैन नॉट इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को इंक्वायर नहीं कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 122 क्या बोलता है? कोर्ट्स कैन नॉट इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन राजा रामपाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया हुआ है कि प्रोसीडिंग कैन बी चैलेंज ऑन सब्सटेंसिव ग्राउंड। लेकिन जो राजा रामपाल का केस था, राजा रामपाल, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऑन सब्सटेंटिव बेसिस कोर्ट कैन इंक्वायर, कि आप सबसे जो जहां पर संविधान का उल्लंघन है वहां पर कोर्ट इस बात को एग्जामिन कर सकती है। थर्ड वायलेशन है आर्टिकल 107। आर्टिकल 107 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? इफ यू रीड द आर्टिकल 107 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 107 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यह बोलता है कि जब तक दोनों बोथ हाउसेस कंसेंट रिक्वायर्ड। तो आर्टिकल 107 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 107 बोथ हाउसेस कंसेंट रिक्वायर्ड। और जैसा मैंने शुरू में बोला कि जो उन्होंने राज्यसभा का जो इशू डाउटफुल है उसके कारण यह मुश्किल है कहना कि यह दोनों लोगों को कंसेंट की रिक्वायरमेंट है।
अब देखिए, मैं एक बात हमेशा आप लोगों से कहता रहता हूं कि आप अपने पाठ्यक्रम को करंट अफेयर से जोड़कर देखिए। आप अपने पाठ्यक्रम को करंट अफेयर से जोड़ के देखिए। अब आपको करंट अफेयर से कितने ज्यादा इश्यूज मिलते हुए दिख रहे हैं। ए लॉट इश्यूज आर रिलेटेड विद द करंट अफेयर्स। ये आपका लेजिस्लेटिव पावर का एक पार्ट हो गया। मेरे ख्याल से इट्स इनफ फॉर द डे। आई विल सी यू अगेन ऑन द नेक्स्ट संडे 4 PM। हर संडे को शाम को 4 बजे विल डिस्कस समथिंग विद रिस्पेक्ट टू द यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस। And whatever topic I will touch, I will try to take a greater detail so that no confusion is arise there. In case any query you write on me or write to the Kaustubh Tripathi, we will answer any query raised by you. Take care. Good day. मेरे बात